हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं तो जो वाइफ के फेवर में या हस्बैंड के फेवर में अभी जजमेंट आई है रजनीश वर्सेस नेहा की, जिसमें ऑलरेडी मैं 2 या 3 वीडियोस पहले मैं बता चुका हूँ। तो आज मैं ये बात करूँगा कि वाइफ के फेवर में क्या क्या बातें हैं जो इस जजमेंट में जो आप यूज़ कर सकते हो। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाइफ अगर केपेबल ऑफ वर्किंग है या वर्किंग है, वो एक तरीके से अब थोड़ा इमटेरियल सा हो गया है। ठीक है, वो कंसिडर किया जाएगा बट इतना भी नहीं कि उससे जो है मेंटेनेंस ही ख़त्म कर दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर वाइफ वर्किंग है वो चीज़ अकाउंट में ली जाएगी इस जजमेंट में, पर ये नहीं है कि अगर वर्किंग मेंटेनेंस जो है डिनाई हो जाए जस्ट बिकॉज वाइफ वर्किंग है, तो वो चीज़ नहीं होगी। वो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो मेंटेनेंस है वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से होगा। नाउ सपोज इसमें वाइफ जो है कुछ वर्किंग है, 15,000 20,000 कमा रही है और हस्बैंड जो है 2 लाख 3 लाख, और साथ ही साथ उसके पास एसेट्स भी हैं, तो कोर्ट ये जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से जो है मेंटेनेंस फिक्स करेगा, रादर देन कि ये देखेगा कि वाइफ वर्किंग है तो शी इज़ नॉट इंटाइटल फॉर मेंटेनेंस। ये चीज़ नहीं होगी। या फिर केपेबल ऑफ वर्किंग है और उसके पास जॉब नहीं है अभी, तो भी जो है कोर्ट यही कंसिडर करेगा कि वो नॉन वर्किंग है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, चाहे वो केपेबल है। तो कोर्ट जो है जनरली जो है ये देखेगा कि वो उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है, तो इस पे जो है एम्फेसिस ज़्यादा दिया हुआ है रादर देन केपेबल ऑफ वर्किंग। केपेबल ऑफ वर्किंग अब इतनी अच्छी आर्ग्यूमेंट रह नहीं गई है, बट अब आपके पास यही एक आर्ग्यूमेंट है जो आप कर सकते हो वैसे भी मेंटेनेंस केसेस में। दूसरी चीज़ जो है वाइफ के फेवर में क्या दी गई है इस जजमेंट में कि अब जो मेंटेनेंस जो फिक्स होगी वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से होगी रादर देन डेट ऑफ ऑर्डर से। तो इससे क्या आपको नुकसान होगा? इससे ये नुकसान होगा कि अगर आप सपोज डिले कर रहे हैं मेंटेनेंस प्रोसीडिंग में, इनकम एफिडेविट या रिप्लाई फाइल करने में डिले कर रहे हैं, महीनों महीनों की डेट भी ले लेते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब ये मेंटेनेंस बंधेगा ये डेट ऑफ एप्लीकेशन से होगा, जब से पत्नी ने जो है याचिका कोर्ट में लगाई है मेंटेनेंस की, तब से होगा। तो इसमें क्या होगा, आपके ऊपर जो है बहुत सारे एरियर्स जो है जमा हो जाएंगे जो कि आपको इकट्ठे पे कर देंगे। तो डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके केस ऐसा है कि मेंटेनेंस देना ही देना पड़ेगा, तो डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इकट्ठे जब आपको देना पड़ेगा तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। अब मेंटेनेंस से बचने का एक ही तरीका है कि वाइफ की जो इनकम है वो इतनी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए हस्बैंड के, या वो उतनी होनी चाहिए कि वो जो है सफिशेंट है उसके लिए। तो अगर आप ये कोर्ट को शो कर सकते हो तो मेंटेनेंस से बचने का सिर्फ यही एक तरीका जो है रह गया है। बाकी सारे तरीके जो है कोर्ट ने अब इनकम एफिडेविट मंगवा ली है, तो अब इनकम जो है छुपाने का जो है चांस बहुत कम हो जाएगा। हर केस में जो है आपको इनकम एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, और अगर आपने फॉल्स स्टेटमेंट दी या कंसीलमेंट की तो 340 का प्रोविज़न जो है अप्लाई होगा। ये भी चीज़ जो है इस जजमेंट में मेंशन की गई है। ऑब्वियसली ये 340 दोनों के लिए, हस्बैंड और वाइफ के लिए भी। तो आपको ये देखना है कि जो आपका जो केस है वो ऐसा है कि अगर आप कंसील करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो ये भी एक आपके अगेंस्ट जाता है कि आप कंसील नहीं कर सकते कुछ भी। अगर वाइफ के पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके इनकम से रिलेटेड और आपने डिस्क्लोज नहीं किए या आपने दिखाई नहीं कोर्ट को, तो फिर वहाँ पे आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है आफ्टर दिस जजमेंट। तो ये जो जजमेंट है ये जो है अब जो है बिल्कुल स्ट्रीमलाइन इसने कर दिया। कोई स्कोप नहीं बचता कि आप अपनी इनकम छुपाए कम करें या फिर जो लाइबिलिटीज़ हैं वो बढ़ा दें अपनी, क्योंकि सब चीज़ें अब आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कोर्ट। देखिए, अगर आप अपनी लाइबिलिटीज़ बढ़ाते हैं जैसे ईएमआई, रेंट और ये सब, तो ये आपका अगेंस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से जो है वो दिखाएगा कि आप एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो और उसके ल्यू में आप रेंट पे अच्छा कर रहे हो। सपोज आप रेंट दिखा रहे हो कि 50,000 के घर में रहते हो और आप वो दिखाते हो कि जी ये तो मेरा खर्चा है जी, तो कोर्ट ये मानेगा कि ये तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो अब जैसे मैंने आपको पहले आर्ग्यूमेंट में बताया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से जो है मेंटेनेंस फिक्स होगी। तो अगर आप जितना ज़्यादा खर्चे दिखाओगे, जितने ज़्यादा आप लाइबिलिटीज़ दिखाओगे, जितने ज़्यादा आप वो दिखाओगे कि ये तो जी मेरा खर्चा है, ये मेरी गाड़ी है, इसकी ईएमआई है, इसका पेट्रोल का खर्चा है, कौन सी गाड़ी चला रहे हो, वो सब चीज़ें जो है अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से हो गई। उस हिसाब से कोर्ट फिर मेंटेनेंस बांधेगा। वो ये कोर्ट ये कहेगा कि अगर आपके पास पैसा है बड़ी गाड़ी और घर में रहने के लिए, तो ऑब्वियसली जो है आप बच्चे और बीवी और बच्चे को तो आप देख ही सकते हो।
तो वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लाइबिलिटीज़ दिखा दो, खर्चे बढ़ा देते, कई लोग होते खर्चे बढ़ा देते अपने ताकि इनकम जो है वो कम दिखे, बट वो अगेन आपके अगेंस्ट ही जाएगा। तो ये जो है जजमेंट का अगर मैं एनालिसिस करूँ तो ये चीज़ जो है आपके फेवर में नहीं है हस्बैंड साइड के, और वाइफ साइड के बिल्कुल फेवर में है कि जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड उतना ज़्यादा मेंटेनेंस, और इनकम पे जो है ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है मेंटेनेंस, अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे जो है मेंटेनेंस जो है वो देखी जाएगी। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।